CH18 मुझे किस करना चाहोगे? तुषार रिया के कहने पर उसे मुंबई के सुनसान हाईवे पर ले आया, जहां रिया की मस्ती देखते ही बन रही थी। रिया ने इस वक्त जो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, उसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। और ऊपर से उसने गाड़ी से बाहर निकलते ही म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर दिया, जिसमें गाना बज रहा था, आज रात का सीन बना ले बाय बादशाह एंडी श्रद्धा पंडित, जिस पर थिरकते हुए अब रिया ने अपने हाई हील्स भी उतार दिए। और उन हाई हील्स का उसने काफी अच्छा काम किया। एक हील उसने घुमा घुमा के ऐसा फेंका कि वो तुषार के सिर के बगल से होकर निकला। तुषार ये देखकर हंसते हंसते चौंक गया। वहीं दूसरी हील अब तुषार के मुंह पर लगने ही वाली थी, तभी तुषार पीछे की ओर कमर झुकाकर हील से बच गया। इधर रिया की मस्ती बियर और म्यूजिक के साथ खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी उसने सामने खड़े तुषार को देखा, जो इस वक्त उसे ही डांस करते हुए देख रहा था। रिया ने तुषार को भी अपने साथ सॉन्ग पर थिरकने पर मजबूर कर दिया। दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी रिया ने तुषार को भी एक बियर की बोतल खोलकर पकड़ा दी और दोनों बियर पीते हुए एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद म्यूजिक सिस्टम बंद करके रिया तुषार की गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ गई। रिया इस पोजीशन में भी काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। रिया के खुले कल बाल, जो रिया के बैकलेस ड्रेस को बैंक से कवर किए हुए थे, और आगे का गला डीप होने की वजह से रिया किसी बोल्ड मॉडल से कम नहीं लग रही थी। तुषार, जिसकी अभी अभी ही उसकी पहली पर बियर की बोतल खत्म हुई थी, उसने बोतल को वही हाईवे के साइड में फेंकते हुए अपने बालों को ठीक करके रिया को देखने लगा। रिया अंडस्को, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठो, बहुत मजा आता है। तुषार ने बिना कुछ ना नू करके सीधा उछलकर गाड़ी पर छलांग लगा दी। तुषार का अंदाज ऐसा था कि रिया उसे देखते ही रह गई और तुषार तुरंत ही रिया के बगल में आकर बैठ गया। रिया अंडस्को, हाउ नाइस ना, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम बीतेगा मेरा। यू आर सच ए गुड पर्सन। तुषार रिया की बात सुनकर बैठे हुए अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगा और बोला, अंडस्को, मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, बट मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। रिया गाड़ी के ऊपर बैठे खुले आसमान में चांद सितारे देखने लगी। तभी वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे किस करना चाहोगे? ये बात सुनकर तुषार अचानक से चौंक गया और बिना एक्सप्रेशन के चेहरे से रिया को देखने लगा। रिया, जो अभी मुस्कुरा रही थी, उसने दोबारा कहा, लगता है तुम्हें मैं इतनी भी पसंद नहीं हूँ, वरना अभी तक तो हाँ बोल चुके होते। तुषार अंडस्को, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुषार आगे कुछ बोलता इससे पहले ही रिया ने अपनी आंखें बंद करके अपने होठ तुषार के आगे रख दिए। तकरीबन 30 सेकंड तक जब रिया को लगा कि तुषार कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसने आंख बंद करते हुए ही तुषार से कहा, इतने गौर से मेरे चेहरे को मत देखो मिस्टर, आज तुम्हें मेरी लिपस्टिक बिगाड़ने का मौका दे रही हूँ। चलो शुरू हो जाओ, आज तुम्हारा किसिंग टेस्ट है। और अपना हैंडसम तुषार, जिसका रिया के चेहरे को हो देखकर मन नहीं भर रहा था, अब उसने रिया की बात को मानने का फैसला ले लिया था और उसने अपने दोनों हाथों से रिया की दोनों बाह पकड़ते हुए उसकी ओर थोड़ा झुक गया और एक नजर फिर से रिया के बंद आंखों वाले चेहरे को देखकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मगर तुषार ने अपनी आंखें बंद तो क्या पलके तक नहीं झपकाए और रिया को बेहद करीबी से देखते हुए उसने रिया के होठों से अपने सख्त होंठ जोड़कर पैशनेट किस करने लगा। अब रिया ने भी अपने हाथों को तुषार के पीठ पर चलाना शुरू कर दिया और तुषार की किस में इन्वॉल्व होने लगी। दोनों एक दूसरे के होठों को बेतहाशा चूम चूस रहे थे। तकरीबन 5 मिनट तक तो दोनों का प्यार अपनी अपनी सीमित सीमा तक रहा, लेकिन अब तुषार ने अपना हाथ रिया की पीठ तक पहुंचा दिया और उसकी बैकलेस ड्रेस में पीछे से हाथ डालते हुए रिया की पीठ से कमर तक हाथ ऐसे से फिसलाने लगा, जैसे गरम तवे पर मक्खन की टिक्की फिसलती है। तुषार की ऐसी छुअन से रिया की बॉडी का तापमान और ज्यादा बढ़ गया और उसके दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगी। रिया अंदर से बहुत बोल्ड माइंड लड़की थी और उसे भी एक ऐसा बोल्ड पार्टनर चाहिए था जो उसके कहने पर उसकी सारी जिस्मानी जरूरतों को पूरा कर सके, और ऐसा तुषार बखूबी कर पा रहा था। वही तुषार जो अंदर ही अंदर रिया को पूरी तरीके से पाने की जिद लिए बैठा था। वो अपने दिल की बात बाहर जानबूझकर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि रिया की बातों से उसे पहले ही समझ आ चुका था कि अगर उसने कोई भी उटपटांग हरकत की तो रिया उससे दूर चली जाएगी।
मगर फिलहाल तो इन दोनों की किस को अब लगभग 15 मिनट हो गए थे। रिया को तुषार के होठों में इस तरीके से जकड़े रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वही तुषार अब धीरे धीरे आंखें बंद करके उसे यूं ही टेस्ट करके और ज्यादा किस कर रहा था। अचानक रिया की सांसें करने लगी, क्योंकि तुषार ने इन 15 मिनट में उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। रिया ने झटके से तुषार के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और सीधे बैठकर गाड़ी के दोनों किनारों को पकड़कर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अपनी सांसों को काबू करते हुए वह गाड़ी के ऊपर से नीचे उतर गई। तभी तुषार भी गहरी सांसें लेते हुए नीचे उतरा। अब रिया को थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी थी, साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान भी दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब मुझे घर जाना है, रात बहुत हो चुकी है। तुषार ओके। तुषार ने ड्राइविंग सीट के बगल वाला दरवाजा खोला और रिया नजरें नीचे झुकाकर सीट पर बैठ गई। तुषार भी सड़क पर फेंकी गई रिया की सैंडल उठाकर आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था। तभी रिया ने तुषार से कहा, मुझे अपना फोन दोगे क्या? एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैंने अभी चेक किया। मुझे अपनी पीजी की रूममेट को कॉल करके बताना है कि मैं थोड़ा लेट भी आऊँ, तो दरवाजा बंद करके खर्राटे मार के ना सो जाए। वह पिछली बार जब मैं डेट पर आई थी ना, तब भी उसने यही किया था। तुषार श्योर। उसने अपना फोन अपने जेब से निकाल कर रिया को दे दिया। थोड़ी देर में रिया ने अपने दोस्तों से बात करके तुषार को उसका फोन लौटा दिया। फोन उठाते ही रिया ने ही ठंडी सांस लेकर सीट से अपनी पीठ और सिर टिकाते हुए कहा, तो आगे का क्या प्लान है? तुषार मतलब रिया इस डेट के बाद हम फिर कब मिलेंगे? तुषार कल सुबह फिर चियाज कैफे में, रोज की तरह तुम्हें वहाँ आधा 1 घंटा घूरने के लिए आ जाऊंगा। तुषार की बात पर रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा वेट करूंगी मैं। तभी एक बार फिर से खिलखिलाते चेहरों के साथ दोनों की नजरें मिली और दोनों धीरे धीरे फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी रिया ने अपने दोनों हाथ तुषार के कंधों पर रख उसके और करीब आने लगी और तुषार ने रिया की कमर पकड़ उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया। दोनों ने एक दूसरे को फिर से किस करना शुरू कर दिया। वही अब रिया एकदम से तुषार की गोद में चल गई और उसने अपने पैर तुषार के कमर के अगल बगल लपेट लिए। तुषार अब रिया के गर्दन तक आ पहुंचा था। दोनों एक दूसरे की बॉडी को बेतहाशा चूम रहे थे। गाड़ी में उनका रोमांस खत्म होते होते रात के 1:30 तो बज गए, पता ही नहीं चला। किसी तरह इन दोनों ने खुद को काबू किया और तुषार ने रिया को उसके पीछे तक ड्रॉप करके अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका रात अलार्म लगाकर सोई थी और उसका अलार्म 6 o'clock बजे बजा। अनिका जल्दी से तैयार हुई और घर के हाल में पहुंची। हमें उसने सीधा सुनीता जी से पूछा, चाची वीर भाई कहाँ है? सुनीता जी अपने कमरे में होगा अनु, तू बैठ में नाश्ता लगा देती हूँ। चिराग आज भी तेरे साथ जाने की जिद कर रहा है। अनिका आप चिराग को नाश्ता करा दो चाची, मैं वीर भाई से मिल कर आती हूँ। अनिका पूरी फुर्ती के साथ वीर के कमरे में गई। थोड़ी देर बाद कमरे से आवाज आई, नो 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 वेज, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं किसी फालतू कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लूंगा। बिन्नी को अगर ये सब करना है तो वो किसी और के साथ करे। तुम लोग मुझे क्यों फोर्स करने में लगे हुए हो? और वैसे भी मुझे डांस नहीं आता। सरेआम कॉलेज में मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है क्या तू पिंक पैंथर? कॉलेज में कई सारे लड़के हैं, उनसे बात करो। अनिका वीर से सॉरी भैया, लेकिन आप इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते। मैंने विवेक को चैलेंज दे दिया है कि आपकी बिन्नी के साथ डांस करेंगे तो बस करेंगे। वीर पिंक पैंथर मुझे फोर्स मत कर। और तू उस विवेक की बातों को सीरियसली कब से लेने लग गई? मुझे माफ कर और मेरी पढ़ाई मुझे करने दे। इन सब फालतू झमेलों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीर बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। तभी अनिका का मेलोड्रामा शुरू हो गया। हा, कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी चैलेंज में हारूं या जीतूं। मैं अपनी दोस्त के लिए उस विवेक को चैलेंज कर आई और मेरा भाई है कि मेरे चैलेंज के लिए मेरे दोस्त के साथ रोमांटिक डांस नहीं कर सकता। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। एक भाई अपनी बहन के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता। हे भगवान, उठा ले मुझे। अनिका की बातें वीर को काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थी।
और उसने अपना सिर पकड़ते हुए अनिका से कहा, उफ, ये मेलोड्रामा बंद कर पिंक पैंथर। मैं जानता हूँ ये सब तू क्यों कर रही है। ठीक है, कल कॉलेज एनिवर्सरी पर मैं और बिन्नी परफॉर्म कर लेंगे। खुश अनिका जोर से उछलते हुए आकर वीर के गले लग गई और उस पर अपना पूरा भार डालते हुए बोली, भाई भाई भाई। हुआ। अनिका ने वीर के गाल पर किस करते हुए उसे प्यारी सी स्माइल के साथ देखा और फिर बोली, आप बिन्नी को कांटेक्ट कर लो, मैं और आरव मिलकर अपनी तैयारियां कर लेंगे। शाम को मैं और बिन्नी आपके लिए भी अच्छा सा सूट लेकर आ जाएंगे, आप वही पहनना। इधर एकांश भी अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गया और तुषार रोज की तरह चिया एस कैफे पर गाड़ी रुकवा कर उतर गया और एकांश ने फिर से उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने लैपटॉप में लगा रहा। थोड़ी देर में एकांश के फोन पर किसी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही एकांश ने पूछा, अंडरस्को हम बोलो क्या अपडेट है। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, अंडरस्को बॉस, लड़की अभी अभी अपनी स्कूटी से कॉलेज की तरफ से आ रही है, पर ये उसने स्कूटी रोक दी, हम बिल्कुल उसके पीछे ही हैं। एकांश अंडरस्को मुझे उसकी पूरी पल पल की खबर चाहिए। कोई भी अपडेट मिस हुई तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें लाइफ टाइम मिस करेगी। कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया। इधर अनिका कॉलेज के बाद बिन्नी को स्कूटी पर बैठा कर कहीं ले जाने लगी। तभी उसके पीछे एक बड़ी काली गाड़ी उसके स्कूटी का पीछा करने लगी। काली गाड़ी में बैठा वो शख्स जो इस वक्त अनिका की स्कूटी पर ही नजर रखे हुए था, उसमें किसी को कॉल लगाया और अनिका के बारे में बताने लगा। आई डोंट केयर स्वेट हार्ट। अनिका जो बिन्नी को स्कूटी पर बिन्नी को बैठाए कॉलेज से सीधा मॉल की तरफ से आ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि कोई काफी देर से उसका पीछा कर रहा है और उसकी पल पल की खबर कहीं और पहुंचा रहा है। अनिका की स्कूटी मॉल के पार्किंग एरिया में रुकी। अंदर जाते वक्त बिन्नी अनिका से बोली, अंडरस्को तूने वीर से हाथों बुलवा लिया, मगर कल के लिए कोई तैयारी तो हुई ही नहीं है हमारी, और हम कपड़े लेने आ गए। ये सब उस विवेक का किया धरा है। कॉलेज एनिवर्सरी के लास्ट 2 दिन ही इसे मिले थे, ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे सीनियर को देने के लिए। मैं और वीर तो पक्का हार जाएंगे। अनिका बिन्नी के कंधे पर हाथ रख बोली, तो क्या हुआ बिन्नू, जस्ट चिल, 2 लोगों का डांस करना इतनी बड़ी बात नहीं है, और आज रात है ना हमारे पास, मैं और आरव तुम दोनों को सब कुछ सिखा देंगे। उस विवेक की मैंने छुट्टी नहीं करी ना, तो मेरा भी नाम अनिका माथुर नहीं। दोनों मॉल के अंदर चले आए और लेडीज सेक्शन में कुछ ट्रेंडी कलेक्शन चेक करने लगे, जिनमें से बिन्नी को काफी सारी ड्रेसेस पसंद आई और वो सब हाथ में भरकर अनिका को बोलकर सब ट्राई करने के लिए चल दी। इधर अनिका, जिसकी नजर कुछ स्ट्रेपलेस ब्रा पर पड़ी, जो कि देखने में काफी क्लासी लुक दे रहा था और उसका पिंक कलर ऑप्शन भी होने की वजह से अनिका का फेवरेट बन गया था। अनिका पूरी एक्साइटमेंट के साथ हैंड से उसे निकालकर देख ही रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, दिस इज नॉट योर साइज बेबी। ये आवाज जब अनिका के कानों में पड़ी तो जैसे अनिका की आंखें अब निकलकर बाहर आने ही वाली थी, वो बिल्कुल जम सी गई। उसकी दिल की धड़कनें रुक रुक कर चल रही थी। वही अनिका का दिल इस आवाज से दहल गया था, क्योंकि ये आवाज उसके जिंदगी के सबसे डरावने इंसान की आवाज थी। कुछ 15 सेकंड यूं ही रिएक्ट करते हुए अनिका एकदम से पीछे मुड़ी, तभी वो किसी के ठोस सीने से टकरा गई और अब उसके कदम लड़खड़ा ही गए थे कि तभी किसी के मजबूत हाथ ने एकदम से उसकी कमर पकड़ संभालते हुए उसे झटके से और खींचकर बिल्कुल अपने से चिपका लिया। अनिका सामने खड़े उस शख्स को देखकर बोली, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, ये पब्लिक प्लेस है। अनिका को मजबूती से पकड़े हुए और अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाकर अपने सीने तक आती अनिका को एकटक देखते हुए, जो कि था एकांश, जिसने अनिका के पल पल की खबर रखने के लिए उसके पीछे अपने आदमी लगाए हुए थे, और उन्हीं की बदौलत को पता चला कि अनिका मॉल जा रही है। एकांश से रहा न गया अपनी स्वीट हार्ट को देखे बिना, तो वो भी इधर ही टपक गया। नाउ कम टू द पॉइंट। अनिका जो एकांश को डांटते हुए कह रही थी कि ये पब्लिक प्लेस है, वो वैसा यहाँ ना करे। इस बात पर एकांश ने जवाब दिया, अंडरस्को आई डोंट केयर स्वेट हार्ट। दुनिया की नहीं, मेरी फिक्र करो, ये ब्रा तुम्हारे साइज की नहीं है स्वेट हार्ट। तुमने उस दिन भी बहुत लूज अंडर क्लोथ पहना हुआ था, मैं तुम्हें तुम्हारा साइज निकाल कर देता हूँ।
एकांश ये सब इतनी बेशर्मी से बोल रहा था कि अनिका शर्म से पानी पानी हो गई। उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। एकांश की ऐसी बातें सुनकर अनिका के लिए गनीमत थी कि वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे जो कि अपने अपने शॉपिंग में बिजी थे, और इधर अनिका जो अपनी कमर से एकांश का हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी कमजोर कलाई एकांश के एक हथेली का मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। वही एकांश अनिका की इस कोशिश को देखकर उसे एक बार और खींचता है, जिसकी वजह से अनिका अपनी कोशिशों से भटक जाती है और एकांश के चेहरे को देखने लगती है। एकांश का कामदेव जैसा मनमोहक चेहरा जब अचानक से अनिका ने देखा तो वो भी उसके हैंडसम लुक में खो सी गई। मगर कुछ 4 से 5 सेकंड बाद ही उसने फिर से एकांश से छूटते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मेरी दोस्त यहीं पर है। अगर उसने ये सब देख लिया तो ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग हो जाएगा। लीव मी प्लीज। एकांश ईवल स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को तो देखने दो, मैंने कहा ना, आई डोंट केयर स्वीट हार्ट। हम दोनों के बारे में बताया नहीं क्या उसे? अनिका एकांश से छूटते हुए पूरी कोशिश करके बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना कस के कौन पकड़ता है? मेरी कमर टूट जाएगी, छोड़ो मुझे। एकांश अंडरस्को, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी सेलेक्ट की हुई ड्रेसेस तुम्हें लेनी होंगी। अनिका अंडरस्को, तुम क्यों मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करोगे? तुम लड़कों की कोई चॉइस भी होती है। इस वक्त तुमसे यहाँ से जाओ, यही मेरे लिए बहुत है। एकांश अंडरस्को, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एकांश की ये बात सुनकर अनिका की आंखें और बड़ी हो गई और छोटे चूहे जैसा शक्ल बनाकर उसने एकांश की बात पर हार मानते हुए कहा, ओके ओके बाबा ओके, जाओ जाओ, लड़कियों के कपड़े देखो, जब पसंद आ जाए तो बता देना, अब तो छोड़ो मुझे। अनिका की बात सुनकर भी एकांश उसे नहीं छोड़ा और एकटक होकर उसके चेहरे को ही देखता रहा। अनिका अंडरस्को, अब सोच कर रहे हो, छोड़ो जल्दी से। एकांश ने अब अनिका को थोड़ा थोड़ा ढीला होना शुरू कर दिया और अनिका झट से एकांश से दूर हो गई। तभी एकांश बोला, तुम यही रहना, मैं कुछ अच्छा सा तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अनिका ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और एकांश एक्सप्रेशंस लेस चेहरे के साथ सेक्शन के दूसरे साइड चला गया। एकांश को जाते देख अनिका ने राहत भरी सांस ली, पर एक पल के लिए उसने आंखें बंद ही की थी, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा और फिर से वो अचानक से आंखें खोल डरते हुए पीछे मुड़ी। सामने जब उसने देखा तो उसके पीछे बिन्नी खड़ी थी, जिसने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा 1 पीस ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो किसी बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। मगर उसके चेहरे पर हैरत तब आ गई जब उसने अनिका के चेहरे को डरा सहमा हुआ देखा। बिन्नी अंडरस्को, क्या हुआ अनु डार्लिंग, तू इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्या हुआ है? अनिका बिन्नी को सारी बातें बताना चाहती थी कि अभी एकांश उसके सामने किस तरीके से आया और उसने क्या बिहेव किया। अनिका बताने वाली थी, तभी बिन्नी दोबारा बोल पड़ी, अच्छा कहीं मैंने पीछे से तुझ पर हाथ रखकर तुझे डरा तो नहीं दिया? अच्छा वो सब छोड़, मेरी ड्रेस देख कैसी लग रही है। वीर को ये ड्रेस पसंद आएगी ना मुझ पर? अनिका जो अंदर से पूरी घबराई हुई थी क्योंकि एकांश भी वही था, उसने फिर भी अपने आप को संभालते हुए बिन्नी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडरस्को डाली, तुझे इस लुक में देखकर तो भाई को तुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, चल इसे पैक करवा ले। तभी बिन्नी बोल पड़ी, अंडरस्को अरे अभी तो कितनी सारी ड्रेसेस और मुझे चाहिए, मैं वो सब ट्राई करके आती हूँ। वैसे तूने क्या क्या लिया? बिन्नी को कौन बताए कि अनिका के लिए शॉपिंग तो कोई और ही कर रहा है। अनिका को तो अब अपने छोटे से छोटे कपड़े सेलेक्ट करने की इजाजत नहीं थी। अनिका ने बिन्नी को जवाब दिया, अंडरस्को हाँ हाँ मैं भी बहुत कुछ देख रही हूँ, तू बस जल्दी से अपनी शॉपिंग पूरी कर। शाम को रिहर्सल, कल सुबह रिहर्सल और उसके बाद सीधा परफॉर्मेंस देनी है कॉलेज में। बहुत काम है। बिन्नी अंडरस्को ओके डार्लिंग, बस थोड़ी देर में आई। बिन्नी और भी बहुत सारे कपड़े उठाकर चेंजिंग रूम में चली गई। यहाँ अनिका की दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज चलने लगी। फिर भी वो तेज रफ्तार से चल रही, अपनी दिल की धड़कनों को काबू करते ही पास के कुछ कलेक्शन और अपनी पिंक कलर की फेवरेट स्लीवलेस ब्रा देख रही थी। तभी उसके सामने बिल्कुल ब्लैक कलर की एक जालीदार ड्रेस आई, जो कि अनिका के घुटनों तक ही आती। ड्रेस देखने में जितनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ज्यादा ही बोल्ड।
वो ड्रेस अनिका के सामने एकांश लेकर आया था। अनिका पीछे मुड़त, इससे पहले ही एकांश ने अपने दाएं हाथ से अनिका की कमर को कसकर होल्ड कर लिया और उसकी पीठ को अपनी छाती से चिपकाते हुए उसके कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, ये ड्रेस कैसी है बेबी। एकांश की आवाज से अनिका के अंदर फिर से सनसनी दौड़ गई और उसने अचानक से आंखें बंद कर ली। एकांश और अनिका इस वक्त बिल्कुल आईने के सामने खड़े थे। अपने साथ अनिका को ऐसे खड़े देख एकांश के चेहरे पर फिर से एविल स्माइल आ गई। तभी एकांश अनिका के कान के पास सेडक्टिव वॉइस में फिर से बोला, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं स्वेट हार्ट, और तुमने आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें खोलकर सामने देखो, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं और ये ड्रेस तुम पर बहुत ज्यादा जचेगी। चलो चेंजिंग रूम में, मैं तुम्हें खुद से ये ड्रेस पहनाऊंगा। एकांश कहा। इतना सुनते ही अनिका ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। वो बहुत घबरा गई। देखो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे? मैं अपनी एक गलती की सजा बार बार नहीं भुगत सकती। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। अनिका अपने पेट के ऊपर से घूमते हुए एकांश के लपेटे हुए हाथ को खुद से छुड़ाते हुए ये सब बोल रही थी। कभी एकांश ने फिर से एक झटके से अनिका को खुद से चिपका लिया, मगर इस बार एकांश की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था और उसने शीशे में अनिका के चेहरे को देखते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हारा छोटा भाई चिराग, उससे तुम बहुत प्यार करती हो। ये सच है क्या? एकांश के मुंह से चिराग का नाम सुनकर अनिका की आंखें बड़ी हो गई और उसने आईने में एकांश के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम चिराग के बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? छोड़ो, मुझे घर जाना है। एकांश फिर से अनिका के कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में शीशे में अनिका के चेहरे को देखते हुए बोला, सोचो अगर वो जिस पार्क में इस वक्त खेलने गया है वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाए तो। एकांश की बातें सुनकर अनिका और ज्यादा घबरा गई और गुस्से में शीशे में एकांश को देखते हुए बोली, छोड़ो, मुझे बकवास मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये सब बोलने की? आई सेड लीव मी। तभी एकांश बोला, अंडिस्को, आई एम द असो स्वेट हार्ट। मैंने जो बोला समझो हो गया। मेरी पावर अभी तुमने देखी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कोई स्टेप लूं, तो कॉम्प्रोमाइज करो स्वीट हार्ट। आई वांट चेंज योर ड्रेस। वरना अनिका, जो इतना तो जान ही गई थी कि एकांश सिंह ओबरॉय चाहे तो ये भी कर सकता है। फिर उसने मन ही मन सोचा, अंडिस्को, क्या फर्क पड़ता है अनिका, जो कुछ तूने कर लिया उससे ज्यादा तो नहीं कर रहा है ना तेरे साथ ये। और फिर अगर इसने चिराग के साथ कुछ कर भी दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर अनिका एकांश से बोली, अंडिस्को, ठीक है। इधर शरारत, जो पहले ही होश में आ चुकी थी और कमरे में वो अब तक बंद थी, उसके खाने के लिए कमरे में खाने की प्लेट पहले ही रखवा दी गई थी। उस वक्त शरारत को होश तक नहीं आया था, मगर अपने डैड से दूर शरारत को कुछ खाने पीने का मन नहीं था, लिहाजा उसने खाने की तरफ एक बार भी नहीं देखा और कमरे के कोने की दीवार से पीठ लगाकर बैठी हुई शरारत पिछली रात वाली अयान की किस वाली हरकत को याद करके बेतहाशा रोए जा रही थी। इससे पहले किसी लड़के ने उसे ऐसे नहीं छुआ था। अयान दांतों के निशान अभी भी शरारत की होठों पर कायम थे, जो शरारत के होठों पर किसी भी मूवमेंट को करने की वजह से उसे दर्द भी देते थे। उसकी और उसके डैड की क्या गलती है ये तक उसे मालूम नहीं था, और फिर भी उसे अयान का इतना गुस्सा सहन करना पड़ रहा था। CH20 I wanna kiss your first sweat heart। चिराग को हट करने की धमकी एकांश के मुंह से सुन अनिका अंदर से डर चुकी थी। एकांश की ये जिद थी कि वो खुद चेंजिंग रूम में जाकर अनिका की ड्रेस चेंज करवाएगा। ये बात अनिका को अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी कर रही थी, मगर फिर भी उसने हाँ कह दी, क्योंकि उसे लगा कि एक गलती तो वो पहले ही कर चुकी है, दूसरी गलती की गुंजाइश भी वो रखना नहीं चाहती थी। बिन्नी जिस रूम में गई हुई थी उसी के बगल में दूसरा चेंजिंग बिल्कुल खाली था। एकांश ने अनिका का हाथ पकड़ा और ड्रेस भी हाथ में लिए चेंजिंग रूम के अंदर जाकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर अनिका के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अनिका चेंजिंग रूम के एक दीवार से चिपककर चुपचाप खड़ी हो गई। वही एकांश अब अनिका को ताड़ते हुए उसके करीब आने लगा। अनिका की नजरें नीचे थी, तभी उसे अपनी कमर पर एकांश का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी कमर पर जब एकांश का हाथ देखा तो और ज्यादा सहम गई। अनिका ने इस वक्त वाइट डैमेज जीन्स के ऊपर नेवी ब्लू कलर का पतला सा सिल्क टॉप पहना हुआ था।
जो कि उसकी पतली स्लिम बॉडी पर काफी ढीला ढाला था और उस पर बेतहाशा जच रहा था। एकांश ने अनिका की कमर पर 2 से 3 बार हाथ से चलाते हुए अपना हाथ उसके टॉप के अंदर कर लिया। एकांश का हाथ और अनिका की कमर अब डायरेक्ट एक दूसरे की टच में थे। अनिका को तो अंदर ही अंदर मानो अजीब सा कट महसूस कर रही थी। वही एकांश जो बेहद बारीकी से अनिका के बंद आंखों वाले चेहरे को देख रहा था, उसने जोर के झटके से अनिका को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से अनिका की आंखें खुल गई और वो एकटक होकर एकांश देखने लगी। अब दोनों एक दूसरे के चेहरे को बड़ी शिद्दत से निहार रहे थे। तभी एकांश ने कोल्ड वॉइस में अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, I wanna kiss your first sweetheart। और ये कुछ शब्द बोलते ही एकांश ने अनिका के होठों से अपने हाथ जोड़ लिए और अनिका के नाजुक सुर्ख गुलाबी होठों को बेहद शिद्दत से चूमने लगा। एकांश के इस एक्शन से अब अनिका भी हल्की हल्की मूवमेंट करने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ भी एकांश के कोट के ऊपर पहुंच गया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। दोनों एक दूसरे में मस्त हो ही गए थे। तभी अनिका के दिमाग ने उसे याद दिलाया कि वो इस वक्त यहाँ अकेले नहीं आई है, उसके साथ कोई और भी है और ये सब जो वो कर रही है ये उसे नहीं करना है। अनिका पूरी कोशिश करते हुए अपने होठों को एकांश के हाथों से छुड़ा लेती है और कुछ सेकंड गहरी सांस लेते हुए एकांश से बोली, प्लीज ये सब बंद करो, मुझे जाना होगा। कहकर अनिका चेंजिंग रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वो तक नहीं पा रही है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि एकांश ने उसकी पतली कमर को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में जो ले रखा था। इस वजह से वो हल्की भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। तभी अनिका ने देखा कि एकांश उसे काफी गुस्से से घूर रहा है, जिसे देखकर अनिका की तो हालत खराब हो गई। तभी एकांश फिर से अनिका को देखते हुए बोला, ये मुझसे दूर जाने की कोशिश तुमने क्यों की? अभी मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। I wanna change your dress now। सीधी खड़ी रहो। एकांश अनिका की टॉप को अब धीरे धीरे नीचे से ऊपर कर रहा था। वही अनिका ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोलने लगी, ये कैसा थरकी मेरे पल्ले पड़ गया, गॉड प्लीज कच करो। एकांश अब अनिका की टॉप को उसके चेस्ट तक कर ही चुका था। तभी उसका फोन बजने लगा। एकांश के कानों में जैसे ही उसके फोन के रिंगटोन की आवाज पड़ी, एकांश को गुस्सा आ गया। फिर भी उसने दांत पीसते हुए अपने ब्लैक पेंट की जेब से फोन निकाला। उसने अनिका के टॉप को कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया और अनिका ने ही अपना कपड़ा एकांश के हाथ से छूटते ही अपने टॉप को बिल्कुल सीधा सही कर लिया। फोन पर तुषार था, जिसे एकांश बोला, क्या बात है तुषार, अब कौन सा काम खराब कर दिया तुमने? तभी फोन से तुषार का जवाब आया, अरे यार, आज के डील के बारे में भूल गया क्या तू? आज सारे लीडर्स आ रहे हैं, तूने ही तो सबको बुलवाया है और तू खुद ही। प्लीज यार, जहाँ भी है जल्दी से अपने उस पुराने खंडहर पास आ जा। चल जल्दी कर, मैं पहुँचता हूँ। एकांश अंडरस्कोर हम आई एम कमिंग कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और फिर से अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका जिसने देख लिया कि एकांश की नजर उस पर फिर से पड़ चुकी है, वो फिर से सहम गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मगर अब अनिका को भी अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था। वो एकांश से बोलने ही वाली थी कि अब बस बहुत हुआ, ये ड्रामा वो और नहीं सह सकती। तभी एकांश ने अनिका की दोनों बाह पकड़कर उसके लेफ्ट गाल पर किस किया और सुडिक्टिव वॉइस में बोला, अभी मुझे निकलना होगा स्वीट हार्ट, मगर ये ड्रेस तुम जरूर लेना, बहुत जल्दी तुम्हें मिलने का मैसेज आ जाएगा। उस दिन तुम्हें यही ड्रेस पहन कर आनी है और हाँ, इस ड्रेस को याद से ले लेना वरना। एकांश इतना बोलकर अनिका को 2 सेकंड घूरकर उसके हाथ में अपनी पसंद की हुई ड्रेस पकड़ाकर चेंजिंग रूम से निकल गया। इधर अनिका एकांश के जाते ही चेंजिंग रूम में अपने पैर पटकते हुए गुस्से से गुर्रा रही थी। एकांश सिंह ओबरॉय माय फुट, ब्लडी ठरकी कहीं का, कितना बकवास इंसान है ये। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो ये मुझे ड्रेस पहनाएगा? कितनी हवस भरी है इसकी नजरों में मेरे लिए। अगली बार से अगर ये मेरे सामने आया ना तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। है। अनिका अपनी हाथ की मुठिया बनाते हुए गुस्से से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी और फिर उसने अपने हाथ की वो ड्रेस देखी जो अभी अभी एकांश उसे पकड़ा कर गया था। अनिका का गुस्से में इस वक्त ऐसा मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उस ड्रेस अपने हाथों से फाड़कर उसके चीथड़े चिथड़े कर दे।
मगर उसे एकांश का लास्ट वाला वरना शब्द याद आ गया और अनिका ने अपने हाथों से ड्रेस को फाड़ने से रोक लिए और सीधा चेंजिंग रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वो बिन्नी से टकरा गई। दोनों बिल्कुल करीबी से टकराए थे और फिर एक दूसरे से एक एक कदम पीछे होकर खड़ी हो गए। बिन्नी अनु इतना क्या हड़बड़ा रही है यार, मुझसे ज्यादा देर तो तूने चेंज करने में लगा दिया, चल अब बता क्या क्या लिया तूने। बिन्नी अनिका से पूछ रही थी। तभी उसने अनिका के हाथ में वो ब्लैक ड्रेस देखी जो एकांश ने उसके लिए पसंद की थी। तभी बिन्नी उससे पूछने लगी, माय गॉड अनु, तू इतनी हॉट माइंड कब से हो गई? ड्रेस तो बहुत सेक्सी लग रही है यार, चल चल इसे भी पैक करवा ले। आरव और वीर के लिए भी कुछ अच्छा सा देखते हैं, दोनों की हाइट लगभग एक ही है ना। आजा आजा। बिन्नी अनिका का हाथ पकड़ उसे बॉज कलेक्शन के पास ले गई। इधर एकांश की गाड़ी सुनसान जंगली रास्ते पर चल रही थी, जहां आसपास खाली सड़क और अगल बगल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे दिखने वाली जगह पर घने जंगल दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और एकांश कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स पढ़ रहा था। उसी जंगल के अंदर चलते चलते थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े से खंडहर जैसे दिखने वाली पुरानी सी 4 मंजिला मकान के सामने जाकर रुक गई। देखने में वो मकान कई 100 साल पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी और न ही उसकी किसी ने जरा सी भी मरम्मत करवाई है। वो जगह बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस जैसी लग रही थी। अगर नॉर्मल इंसान को एक रात वहाँ लाकर छोड़ दिया जाए तो दुनिया जहान के सारे सदमे एक ही बार में लग जाएंगे। फिलहाल तो यही वो जगह थी जहां तुषार ने बाहर से इंडिया में आए माफिया लीडर्स के साथ एकांश के कहने पर स्पेशल मीटिंग अरेंज की थी। मौसम में उतार चढ़ाव साफ साफ देखने को मिल रहा था। जोर की बिजली अभी कड़कने लग गई थी और तेज हवाएं हर पेड़ पौधे पत्ते को झूमने पर मजबूर कर रही थी। गाड़ी रुकते ही एकांश का ड्राइवर कार से बाहर निकला और उसने एकांश की तरफ का दरवाजा खोला। एकांश गाड़ी से बाहर निकला और अपना कोट ठीक करते हुए अपनी महंगी रोलेक्स घड़ी में टाइम देखने लगा। इस वक्त शाम के 6:15 हो रहे थे। वह कुछ और गाड़ियां भी खड़ी थी जिन पर एक नजर एकांश की पड़ी और फिर वो ड्राइवर को वहीं खड़ा रहने को कहकर उस खंडहर के अंदर जाने लगा। अंदर जाते वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आदिवासियों के सालों पुराने खुफिया तहखाने में जा रहा हो। काफी अंदर जाकर एक एक सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। हैरत की बात तो ये थी कि खंडहर बाहर से जितना पुराना, गंदा और डरावना लग रहा था, अंदर ताई खाने से बिल्कुल ऑफिस की तरह वहाँ हर चीज मेंटेन थी। उस 4 मंजिला मकान के अंदर एक खुफिया तहखाना भी था जहाँ आज देश विदेश से आए माफिया मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ एकांश सिंह ओबरॉय से मिलने आए थे। क्योंकि एकांश सिंह ओबरॉय उन सब का लीडर था, उसे अंडरवर्ल्ड में माफिया किंग के नाम से जाना चाहता था। दुनिया के आगे बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर और देश के बढ़ते जनरेशन को एक नई उड़ान देने वाला ये शख्स अपनी पर्सनल दुनिया में मौत का सौदागर था। दूसरों की जिंदगी की तो उसे परवाह ही नहीं थी। उस बेसमेंट में 10 फुट लंबी टेबल हाल के बीचों बीच थी। दुनिया के खतरनाक से खतरनाक माफिया मेंबर्स यहाँ मौजूद थे, जो टेबल के अगल बगल चेयर पर बड़ी शान से बैठे हुए थे। देखने में सबकी शक्ल खतरनाक लग रही थी। उनकी शक्ल से ही पता लग रहा था कि वो लोग कितने बेरहम हो सकते हैं। देश दुनिया के अलग अलग कोनों से आए ये लोग एकांश के आगे कुछ भी नहीं थे। ये बात इस चीज से पता लगती है कि एकांश के आते ही सब सर झुका के अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए। टेबल के किंग साइड चेयर पर, जो कि टेबल के बिल्कुल सामने ही लगा हुआ था, एकांश वहां आकर बैठ गया और 2 उंगली के इशारे से उसने सबको बैठने को कह दिया। तुषार वहां पहले से ही मौजूद था, जिसके हाथ में एक फाइल थी और वो एकांश के कान में कुछ फुसफुसा कर खड़ा हो गया। पूरे खंडहर में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि वहाँ कोई सांस लेने के लिए भी नहीं है। तभी एकांश ने अपनी भारी मर्दाना आवाज में बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ अपने लेफ्ट साइड के लंबे कॉर्नर पर बैठे तीसरे शख्स से कहा, सो मिस्टर एल्बर्ट, टेल मी योर ब्लोडी प्रॉब्लम। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो ब्लू डायमंड मेरे पास ना होकर आपके पास ही रहे, जबकि उसे मलेशिया के सबसे टाइट सिक्योरिटी वाले म्यूजियम से मेरे प्लान को एक्सेस करके ही आप लोगों ने वो ब्लू डायमंड वहां से गायब किया था। हालांकि आदमी आप लोगों का था, मगर मेरे प्लान के बगैर आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? आई एम द बिजनेसमैन, लेकिन मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ।
जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता हूँ मैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं वो डायमंड आपको दे दूं, वरना आप मुझसे पार्टनरशिप खत्म कर लेंगे। तभी एल्बर्ट बोला अंडरस्को, सॉरी असो अंडरस्को, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। ब्लू डायमंड के अलावा तुम हर चीज में अपनी मर्जी शामिल कर सकते हो, लेकिन ब्लू डायमंड मेरे पास ही रहेगा जब तक इसका कोई और फैसला ना लिया जाए। एल्बर्ट विदेशी था, लिहाजा उसकी आवाज हिंदी बोलते वक्त बहुत अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश के लिहाज में वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है। एल्बर्ट की इतनी बात सुनते ही एकांश अपनी सीट से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक गॉड मिस्टर एल्बर्ट, आपने मुझे मेरी मर्जी कही तो बताने का मौका दिया। ये बात बोलते बोलते हुए एकांश एल्बर्ट के करीब जाने लगा और एकदम से एल्बर्ट की चेयर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए एल्बर्ट के कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, ओके मिस्टर एल्बर्ट, मुझसे मिलने आने के लिए शुक्रिया। ब्लू डायमंड आपके पास ही रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते, और तुम्हें अभी मरना होगा मिस्टर एल्बर्ट। ये बात बोलते एकांश के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा आ गया और उसने एल्बर्ट के बाल पकड़कर उसे झटके से चेयर से नीचे गिरा दिया और घसीटते हुए तहखाने की दूसरी तरफ ले जाने लगा। उस तहखाने के अंदर भी एक तहखाना था जिसका ढक्कन एकांश के इशारे पर तुषार ने दौड़ते हुए आकर खोल दिया। एल्बर्ट दर्द से करहत्ता रहा, चिल्लाता रहा और एकांश के हाथ से अपने बाल छुड़ाता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा एकांश को। तहखाने का ढक्कन खुलते ही खूंखार जानवरों की आवाजें आने लगी। गौर से सुना जाए तो ये डरावनी आवाजें शेर चीतों की थी। एकांश ने एक ही झटके में एल्बर्ट को उसके बाल समेत उठाकर उस तहखाने में गिरा दिया। इससे पहले एल्बर्ट कुछ वर्ड और बोल रहा था, असो प्लीज डोंट डू दिस, और उसके एक ही सेकंड बाद एकांश ने उसे मौत के मुंह में डालकर तहखाने का दरवाजा बंद करवा दिया। नीचे से एल्बर्ट के चीखने चिल्लाने की बेहद दर्दनाक आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर टेबल के पास खड़े बाकी के माफिया मेंबर अंदर ही अंदर खौफ खा रहे थे। एकांश उन सबको एक नजर देखकर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, अंडरस्को, और किसी को मेरे साथ कोई डील कैंसिल करनी है, आपका दिन शुभ हो।